गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एस्टिमेटिंग पैरामीटर्स एंड डिटरमाइनिंग सैंपल साइजेस। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एस्टिमेटिंग पैरामीटर्स एंड डिटरमाइनिंग सैंपल साइजेस। देखो, हम लोग किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे हम लोग सबसे पहले अपने आप को ओरिएंट करेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है और किस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे को समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी सर्वे से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, राइट, सर्वे करते हैं ना कोई भी डेटा कलेक्ट करने के लिए, तो सर्वे का क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहले हम लोग उसको समझने का कोशिश करते हैं। राइट, एंड टॉपिक चैप्टर प्रॉब्लम्स जो का टाइटल जो है वो वैसे है भी सर्वेज द विंडो टू इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज। राइट, सो देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे के लिए हम लोग एक एक सर्वे का एग्जाम्पल लेंगे। राइट, और जैसे हम लोग अभी तक काम करते आ रहे हैं कि लाइन बाय लाइन रीडिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी लाइन की क्या मीनिंग है, हम लोग वही पाथवे कंटिन्यू रखेंगे अपने लेक्चर्स में। ठीक है, सो लेट्स गो। In our relatively new data-driven world, it is essential that we have the ability to analyze and understand the polls and surveys that play a critical role in guiding just about every facet of our lives. देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक तो इम्पोर्टेंट बोल रहा है कि we should have ability to analyze and understand the polls and survey। तो बहुत सारे चीजें जो हैं, पोलिंग करते हैं हम लोग, सर्वे डेटा लेते हैं और उसके बेसिस पे बहुत सारे डिसीजंस लेते हैं हम लोग, तो ये हमारी लाइफ को गाइड करता है। राइट, तो इसलिए हमारे अंदर ये एबिलिटी डेवलप होनी चाहिए कि हम लोग एनालाइज कर सकें और अंडरस्टैंड कर सकें पोल्स एंड सर्वेस को। राइट, क्यों? क्योंकि दैट प्लेज ए क्रिटिकल रोल इन गाइडिंग जस्ट अबाउट एवरी फेसेट ऑफ आवर लाइफ। करेक्ट, दिस चैप्टर जो है रिप्रेजेंट्स द टूल्स फॉर डेवलपिंग दैट एबिलिटी, कि हमारे अंदर कैसे ये एबिलिटी डेवलप होएगी कि हम लोग पोल्स और सर्वे को के रिजल्ट को एनालाइज कर सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो वो सारी टूल्स एंड टेक्निक हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, जिससे पोलिंग करके या सर्वे करके जो भी डेटा हमने जनरेट किया है उसको एनालाइज करना, उसको अंडरस्टैंडिंग में हमें मदद करे वो टूल्स। राइट, listed below are some recent surveys, right, that focus on evolving technologies, and it does not take much imagination to recognize that each of these surveys reveals result with serious implications। देखो, अभी जो भी हम लोग सर्वे के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उसका रिजल्ट जो है, इट रिवील्स द रिजल्ट विथ सीरियस इम्प्लीकेशंस, मतलब उसके बड़े वैल्यूज हो सकते हैं, इम्प्लीकेशंस उसके सीरियस हैं। तो देखते हैं कुछ पोल्स के बारे में। जैसे एक पहला है, इन पियर्सन सर्वेज 59% ऑफ द जनरेशन रेस्पॉन्डेड, कौन सा जेड जनरेशन रेस्पॉन्ड्स, एजेस कितने थे उनके, एजेस 14 to 25, राइट, आइडेंटिफाइड यूट्यूब एज ए प्रेफर्ड लर्निंग टूल। मतलब जो एक सर्वे हुआ जिसमें 59% जो स्टूडेंट्स जो हैं जिनके एज 14 से लेकर के 23 इयर्स के एज के हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं, यूट्यूब को एज ए प्रेफर लर्निंग टूल प्रेफर करते हैं। एंड दिस इज गुड टू नो फॉर कॉलेज एंड प्रोफेसर्स, फॉर कॉलेज प्रोफेसर एंड टेक्स्ट बुक ऑथर।
क्यों? ये किसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो हमारे लिए, हमारे प्रोफेसर जैसे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बुक लिखते हैं, हम चैप्टर लिखते हैं, हम क्या करते हैं, हम लेक्चर देते हैं, लेकिन उसको यूट्यूब पे नहीं डालते। समझ गए? तो ये मैसेज यदि 59 60 रफली 60% हमारा ऑडियंस क्या चाहता है, यूट्यूब पे जो लर्निंग है उसको प्रेफर करता है, तो व्हाट आई एम सपोज टू डू एज ए प्रोफेसर? आई मस्ट क्रिएट माई लेक्चर एंड पुट इट ऑन द यूट्यूब so that 60% the population gets benefited। और उसका एग्जाम्पल अभी आपने देखा कि जो हमने रिकॉर्ड किया था, ये 70-80 लेक्चर जो हमने रिकॉर्ड किए थे रेडिएशन सेफ्टी पे, आज हम किसी को मदद करना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू देना चाहता है, कुछ भी, 1 मिनट में हमने ट्रांसफर किया, उसको मदद किया। शायद हमने वो रिकॉर्ड नहीं किया होता तो हम उसको चाह के भी मदद नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम जो कुछ भी बोलना चाहते हैं, मेरे पास उतना टाइम था नहीं कि जो बैठ करके उसको सिखाएं और बनाएं। You got it? So this survey report is changing the scenarios। देखो सीरियस implications है ना, हमारे थॉट को चेंज कर दिया। मैं जब इस सर्वे का रिपोर्ट देखा तब मुझे समझ में आया यार 60% लोगों को तो मैं एजुकेट कर ही ना, कितने लोगों को? यहाँ से जो लेक्चर देता हूँ वो हार्डली तुम 10-20 स्टूडेंट्स या 5-10 ही बेनिफिटेड होते हैं जो क्लास में आते हैं, बाकी नहीं। लेकिन हमने एक बार क्रिएट कर दिया तो जिसको मर्जी जो सुनना है वो सुन रहा है, सिर्फ यस राइट। तो सिर्फ हमें अच्छी चीजें प्रोड्यूस करनी चाहिए और उसको नेट पे डालना चाहिए, यूट्यूब पे डालना चाहिए, बिकॉज ग्रेटर नंबर ऑफ पीपल विल बी बेनिफिटेड। सो देखो सर्वे का रिजल्ट ने कहां पे मोड़ ला दिया, करेक्ट। इन ए नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स सर्वे राइट ऑफ 16,113 सब्जेक्ट्स राइट, उसमें से लोगों ने क्या प्रेफर किया? देखो 53.9, लगभग 54% ऑफ देम lived in homes with no landline phones। कमाल की बात, इतने लोगों के सर्वे में लोगों के लगभग 54%, मतलब मोर देन 50% पॉपुलेशन जिनके घर में लैंडलाइन फोन नहीं है, करेक्ट। सो गुड टू नो, ये किसके लिए इंफॉर्मेशन ज्यादा जरूरी है? गुड टू नो फॉर दोज प्रोवाइडिंग लैंडलाइन फोन सर्विस से एंड इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स के लिए, कि इमरजेंसी उनके पास कैसे मैसेज जाएगा, जो लैंडलाइन जो लोग प्रोवाइड करते हैं सर्विस, वो बाकी लोगों तक कैसे रीच कर पाए। इट्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सर, करेक्ट, राइट। अनदर सर्वे के एग्जाम्पल देखते हैं। इन ए मोबाइल बैंकिंग सर्वे ऑफ 2000 एडल्ट्स का मोबाइल बैंकिंग सर्वे स्टडी थी, उसमें क्या दिखा है कि 91% प्रेफर्स यूजिंग ए ऐप फॉर बैंकिंग इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ए फिजिकल बैंक। 91% लोग बैंक नहीं जाना चाहते, वो ऐप यूज करना चाहते हैं, फिजिकली जाने के बजाय वो ऐप यूज करना चाहते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज गुड टू नो फॉर बैंक ऑफिशियल्स, करेक्ट, समझ गए? क्योंकि वो अपनी पॉलिसी डिसीजंस लें देन कि मोबाइल ऐप कितने सिक्योर होने चाहिए, बाकी चीजें कैसे जानी चाहिए, उनको उन टाइप के लोगों को कैसे मुझे कैटर करना चाहिए, और 9% लोग जो बच गए उनके लिए क्या सर्विस हमें देना चाहिए, कितने स्टाफ रखने चाहिए, राइट सेट। तो मेजर डिसीजन सर्वे का। अगेन नेक्स्ट सर्वे का क्या है? इन ए सैली मी सर्वे 950 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का सर्वे में क्या 53% टेक्स ऑनलाइन कोर्सेज। अगेन ऑनलाइन प्रेफर करते हैं, 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑनलाइन प्रेफर करना चाहते हैं, वो फिजिकली स्कूल नहीं जाना चाहते। इट्स गुड टू नो फॉर कॉलेज ऑफिशियल्स कि ऑनलाइन कोर्सेज भी ये लोग शुरू करें, सिर्फ फिजिकल की जरूरत नहीं है, करेक्ट। इन ए सोसाइटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सर्वे में क्या देखा? मैनेजमेंट सर्वे ऑफ 3,490 ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स, 60% of employers
राइट, ऑफर्ड टेलीकम्यूटिंग टू एम्प्लॉइज, ठीक है, गुड टू नो फॉर बिजनेस ओनर्स, करेक्ट, वो टेलीकम्युनिकेशन से बात करना चाहते हैं, वो जाना नहीं चाहते उधर, तो ये 60%, राइट। नेक्स्ट, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के केस में इन यूएस टुडे सर्वे ने किया ऑफ 510 पीपल, उसमें से 53% लोगों ने बोला कि वी शुड रिप्लेस पासवर्ड विथ बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सच एज फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। इट इज गुड टू नो फॉर कंप्यूटर, स्मार्टफोन एंड टैबलेट मैन्युफैक्चरर्स कि वो क्या करें, फिंगरप्रिंट की फैसिलिटी बढ़ाएं, सब में प्रोवाइड करें, करेक्ट ना, हा? सिर्फ पासवर्ड के बजाय, करेक्ट। नाउ बिकॉज सर्वेज आर नाउ सो pervasive, right, and extensive, and because they are often accepted without question, सर्वे के रिजल्ट को हम लोग मतलब जनरली जैसे अभी तक हम लोग जो भी चीज सर्वे के रिजल्ट को डिस्कस कर रहे थे तो वहां हमने क्वेश्चन किया नहीं, एक्सेप्ट कर, हमने बोला एकदम से सही बात है, राइट। तो यही मेंटेलिटी होती है लोगों की, वही बोल रहा है कि इट इज सो परवेसिव एंड एक्सटेंसिव होता है, एंड बिकॉज दे आर ऑफन एक्सेप्टेड विदाउट क्वेश्चन वी शुड एनालाइज देम बाय कंसिडरिंग इश्यूज सच एज द फॉलोइंग। सर्वे के रिजल्ट को हमें एनालाइज करना चाहिए, क्या, व्हाट मेथड वाज यूज्ड टू सेलेक्ट द सर्वे सब्जेक्ट, मतलब कैसे जो लोगों का सर्वे लिया उसको कैसे सिलेक्ट किया, क्या तरीका था उनका सिलेक्ट करने का, बताया था जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन से, हाँ, घर जाके, हाँ, करेक्ट, सामने बात करके, करेक्ट। तो देयर डिफरेंट मेथड ऑफ सर्वेज है, तो उसमें से कौन सा मेथड यूज करा, उसकी वैलिडिटी कितनी है, उसमें ट्रूथ कितना है, करेक्ट, ये एनालिसिस करना जरूरी है। हाउ डू वी यूज सैंपल रिजल्ट्स, जो उसका सैंपल का जो रिजल्ट आया है, टू एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, मतलब जनरली हम लोग क्या सोच रहे हैं कि 61% इतने प्रेफर करते हैं, तो हम लोग क्या, हमारा दिमाग क्या कंप्यूट कर रहा है, हमने तो सर्वे कर लिया, हम सोच रहे हैं पूरी दुनिया के लोग 61% ऐसा कर रहे होंगे, तो जो पॉपुलेशन में हमारा माइंड जिस चीज को जनरलाइज कर रहा है, भाई अल्टीमेटली रिजल्ट तो वही है ना कि सैंपल सर्वे लो और उसके रिजल्ट को देख करके आप पॉपुलेशन पे अप्लाई करना चाहते हो, तो वो बोल रहे हैं कि हाउ डू वी यूज सैंपल रिजल्ट टू एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर, जो पॉपुलेशन पैरामीटर के वैल्यूज को जो एस्टिमेट करना है उसका वो सिंपल रिजल्ट को कैसे यूज किया एस्टिमेट करने के लिए। नाउ थर्ड क्वेश्चन है कि हाउ एक्यूरेट आर सर्वे सैंपल रिजल्ट्स लाइकली टू बी, मतलब सर्वे सैंपल का रिजल्ट जो है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, कितना एक्यूरेट है, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एड्रेस होने चाहिए। क्या, पहला कि जो सर्वे में जो सब्जेक्ट का सिलेक्शन था वो कैसे हुआ, जो रिजल्ट आया उससे कैसे हमने पॉपुलेशन पैरामीटर एस्टिमेट किया, सर्वे का रिजल्ट जो है वो कितना एक्यूरेट है, दूसरा सभी चीज, टिपिकल मीडिया रिपोर्ट्स अबाउट सर्वेज आर मिसिंग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। जब भी मीडिया वाले जो रिपोर्ट करते हैं अबाउट सर्वे, कोई भी मीडिया वाले बोलते हैं ना हमने ये सर्वे पोल करो भेजो, नहीं, और वो सर्वे चलते रहता है, हाँ करेक्ट। तो ये बोल रहे हैं कि टिपिकल मीडिया रिपोर्ट्स जो आती है अबाउट सर्वे की, जैसे मान लो कि इलेक्शन का सर्वे किया, इसका सर्वे किया, तो वो जो है आर मिसिंग एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, बहुत सारे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो मिसिंग होते हैं। सो व्हाट इज यूजुअली मिसिंग, क्या चीज मिस हो रहा है उसमें, ये जानना कि व्हाट इज मिसिंग इनटू दैट। हाउ डू वी करेक्टली इंटरप्रेट द सब्जेक्ट
सर्वे रिजल्ट, हमें सर्वे रिजल्ट को कैसे करेक्टली इंटरप्रेट करना चाहिए, वो भी चीज, ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आने चाहिए। इस इश्यूज को एड्रेस करना वो हमारा काम है, राइट। तो ये जो है बेसिकली, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द बायोमेट्रिक सिक्योरिटी पोल cited above is based on voluntary response sample। voluntary response sample का मतलब होता है से कोई सामने आगे वो वजह से, मान लो कि बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के बारे में पोल किया, तो बोला कि भाई कोई भी बोलो, वो लोग अपने आप बोले, मतलब जो लोग उठ के मैं बोलना चाहता हूँ, जैसे बोलते हो ना, AIR पे भी आता है, रेडियो पे आता है, टेलीविजन पे आता है, तो लोग खुद जवाब देते हैं, तो उसको बोलते हैं वॉलंटरी सर्विस। वॉलंटरी सैंपल्स है, वो खुद से वो बोलना चाहे उसके बारे में, तो उस टाइप का डेटा था, वॉलंटरी रिस्पॉन्स सैंपल था। सो इट्स फंडामेंटल वैलिडिटी इज वेरी क्वेश्चनेबल, कि मतलब जो जो लोगों ने जवाब दिया, हो सकता है कि वो 5 लोग उसके फेवरेबल वाले ही हो, एक ही टाइप के आंसर करे, एक ही चीज को वो बेहतर बताना चाह रहा हो, तो ये वैलिडिटी क्वेश्चनेबल है, रैंडम सैंपल नहीं है कि उसके अपोजिट वाले ने कुछ नहीं बोला, सारे सपोर्ट वाले बोले, या सपोर्ट वाले ने एक भी नहीं बोला, सारे के सारे अपोजिट वाले बोले, राइट ना। तो वॉलंटरी सैंपल्स जो है रिस्पॉन्स सैंपल का एक एग्जांपल है बायोमेट्रिक सिक्योरिटी वाले। द अदर सर्वे अदर सर्वेज ऑल इन्वॉल्व साउंड सैंपलिंग मेथड, मतलब बाकी जो सैंपलिंग, बाकी जितने जो अभी हम तुम लोगों ने डिस्कस करे एक्सेप्ट बायोमेट्रिक सिक्योरिटी, वो जो थे उनके सैंपलिंग स्ट्रेटेजी अच्छी थी, मतलब रैंडम सैंपलिंग यूज करी, वही बोला इन्वॉल्व साउंड सैंपलिंग मेथड। साउंड सैंपलिंग मेथड मतलब कि करेक्ट था, नहीं करेक्ट था। साउंड सैंपलिंग मेथड मतलब कि रैंडम सैंपलिंग थे, मतलब सही था। सो with these surveys we can proceed to consider the other issues listed above। तो ये चूंकि ये सही था सर्वे, तो उसके बारे में ये सारे क्वेश्चंस पूछने चाहिए, जो जो लिस्ट के क्वेश्चंस जो हमने बताया था उसका, राइट। करेक्ट, कि मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि देखो कुछ सर्वे जो होते हैं वो वॉलंटरी जैसे आया तो वो क्वेश्चनेबल है, और कुछ सर्वे जो होंगे वो वाकई ठीक ठाक होंगे, राइट। तो दोनों तरफ के मिक्सचर टाइप के सर्वे आ रहे हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया, वो सारे क्वेश्चंस हमें दिमाग में रखने चाहिए बिफोर यूटिलाइजिंग द रिजल्ट ऑफ द सर्वे। करेक्ट, ठीक है, चलो ठीक है, आगे चले, ठीक है। अब चैप्टर का क्या ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, राइट। सो चैप्टर ऑब्जेक्टिव देखो, अभी तक जो हम लोगों ने जहां जो भी सीखा है अभी तक, राइट नाउ हमने क्या सीखा है, हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में सीखा है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या करता था कि हमने डेटा कलेक्ट किया और रॉ डेटा को कैसे टेबल और ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है, उसके सारे टेक्निक्स हमने सीखे थे, करेक्ट। अब इस चैप्टर में we begin the study of the method of inferential statistics। मतलब inferential statistics के क्या क्या मेथड हैं, हम लोग इसमें यहां से शुरू करने वाले हैं। इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हमने जो सैंपल जो इकट्ठा किया, उसके रिजल्ट से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं अबाउट पॉपुलेशन के बारे में, जिस पॉपुलेशन का हमने सैंपल लिया था, करेक्ट। जिस पॉपुलेशन से सैंपल लिया था, राइट, उसका कुछ सैंपल का रिजल्ट है, उस रिजल्ट को उस पॉपुलेशन के बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं बेस्ड ऑन माय सैंपल रिजल्ट, करेक्ट। वो पार्ट जो होता है वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आता है। The following are the major activities of the inferential statistics। ठीक है, दिस चैप्टर अब क्या है, हम लोग मेजर एक्टिविटीज जो है
इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, राइट। एंड द चैप्टर इंट्रोड्यूसेस methods for the first activity using the sample data to estimate the population parameter, right? तो यहाँ पे हम लोग ये भी सीखेंगे कि मेथड सीखेंगे कि कैसे जो है सैंपल डेटा से पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट किया जाता है, ठीक है। बाकी आगे के चैप्टर में हम लोग देखेंगे क्या बोल रहे हैं ऑथर कि बेसिक मेथड्स फॉर टेस्टिंग द क्लेम्स और हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पॉपुलेशन पैरामीटर हम लोग पहले ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे चले। सो मेजर एक्टिविटीज ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या क्या चीजें हैं इसमें। इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम लोग क्या क्या काम करते हैं, तो एक एक्टिविटी क्या है उसकी कि यूज सैंपल डेटा to estimate the values of population parameter। क्या सैंपल डेटा का हमको यूज करना है किसके लिए, टू एस्टिमेट द वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। ये एक काम ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सच एज पॉपुलेशन प्रोपोर्शन या पॉपुलेशन मीन हमें पता करना है, राइट। तो उस केस में हम लोग सैंपल डेटा का यूज करेंगे पॉपुलेशन मीन पता करने के लिए या पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन पता करने के लिए। लेकिन वो कहां से पता करेंगे, सैंपल डेटा से ही एस्टिमेट करेंगे, राइट। दूसरा क्या यूज मेजर एक्टिविटी क्या है, सेकंड मेजर एक्टिविटी है कि यूज सैंपल डेटा टू टेस्ट हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है, तो दो ही काम होता है अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। दो मेजर एक्टिविटी है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की। पहला क्या कि सैंपल डेटा कलेक्ट करना, राइट, और उस सैंपल डेटा के कलेक्शन से पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करना। और दूसरा काम क्या है, सैंपल डेटा से हाइपोथेसिस टेस्ट करना और अपने क्लेम को टेस्ट करना। मतलब कि हम लोग क्लेम करते हैं ना कि हम तो डेटा इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं कि लोगों का व्यू जैसा होगा, राइट। हम ऑलरेडी जानते हैं कि सारे लोग यस बोलेंगे किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे, राइट। तो इस क्लेम को प्रूव करने के लिए हमने डेटा इकट्ठा करा, तो उसकी हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करेंगे, लाइक दैट दिस टाइप ऑफ वर्क हम लोग करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और पहला जो था वो सैंपल डेटा से पॉपुलेशन पैरामीटर को एस्टिमेट करना। यही दो मेजर एक्टिविटी जो है वो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की होती है। आगे चले। सो हियर आर द चैप्टर ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें चैप्टर में क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो एक जो है एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। पॉपुलेशंस का प्रोपोर्शंस हम लोग एस्टिमेट करेंगे। और उसके सब सेक्शंस में क्या होगा, क्या करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्ट ए कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ ए पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस एंड इंटरप्रेट सच कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट। पहला क्या करना है हमें कि एक कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस के बारे में, राइट। हम लोग क्या करेंगे, पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस के बारे में कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट करेंगे, करेक्ट, और इसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट्स नेसेसरी फॉर द प्रोसीजर्स दैट इज यूज्ड। मतलब जो प्रोसीजर, जो रिक्वायरमेंट क्या क्या है उस प्रोसीजर को यूज करने के लिए, एंड डिटरमिन वेदर दोज रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड और नॉट। मतलब वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। एंड थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, डेवलप द एबिलिटी टू डिटरमिन द सैंपल साइज नेसेसरी टू एस्टिमेट पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस। मतलब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करने के लिए जो सैंपल साइज जो चाहिए वो डिटरमिन करेंगे, हम वो लर्न करेंगे। विल डेवलप द एबिलिटी टू डिटरमिन सैंपल साइज नेसेसरी टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। सो पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस को एस्टिमेट करना है, उसके लिए क्या करना है, कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसको इंटरप्रेट करना सीखेंगे, राइट। उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है कि जो प्रोसीजर जो यूज कर रहे हैं हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल को एस्टिमेट करने के लिए, उसके रिक्वायरमेंट क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। और ये देखेंगे
कि वो रिक्वायरमेंट वाकई कोई भी स्टडी जो डिजाइन करी हमने या सर्वे जो लिया है या सैंपल डेटा लिया है वो उसमें फुलफिल्ड हुआ था कि या नहीं हुआ था। एंड उसके बाद वी विल डेवलप द एबिलिटी टू डिटरमिन द सैंपल साइज। एक जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो है उसको करेक्टली एस्टिमेट करने के लिए कितना सैंपल साइज चाहिए वो कैसे डिटरमिन करना होता है वो चीज सीखेंगे। राइट। दूसरा जो है सेक्शन 7.2 में हम लोग एस्टिमेट करेंगे पॉपुलेशन मीन को। राइट। और वहां पर भी हम लोग वही काम करने वाले हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट करेंगे पॉपुलेशन मीन का और उसको इंटरप्रेट करने की चीजें सीखेंगे। फिर वहां पर भी सैंपल साइज कैसे डिटरमिन होता है पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने के लिए उसके बारे में सीखेंगे। वो 7.3 सेक्शंस में हम सीखने वाले हैं क्या कि एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस कैसे एस्टिमेट होता है। राइट, करेक्ट। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और पॉपुलेशन वेरिएंस कैसे एस्टिमेट होता है उसके बारे में हम सीखेंगे। और वी विल डेवलप द एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट अगेन हियर आल्सो कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, एंड अगेन वी विल लर्न टू इंटरप्रेट सच कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट। ठीक है। और 7.4 सेक्शंस में हम लोग सीखेंगे एक टेक्निक, जिस टेक्निक का नाम है बूट स्ट्रैपिंग। राइट, बूट स्ट्रैपिंग विच इज ए बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी फॉर एस्टिमेट्स। कि बूट स्ट्रैपिंग टेक्निक से जो है वो क्या है उसके बारे में सीखेंगे हम लोग। राइट, एंड टेक्नोलॉजी से कैसे चीजें जो हैं एस्टिमेट करी जाती है, वो एस्टिमेशंस कैसे करा जाता है। And here we are going to develop the ability to use technology with bootstrapping method to construct again क्या confidence interval estimate of population proportions। समझ गया। bootstrapping method से जो है वो population proportions, population mean, population standard deviation and population variance कैसे estimate होता है वो चीज हम 7.4 सेक्शंस में सीखेंगे। सो ये हमारे ये 4 सेक्शंस जो थे जिसके बारे में हमने बोला 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, ये 4 चीजें हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं वन बाय वन। सो now we will be proceeding towards like 7.1 section, which is the estimating a population proportions. So this section presents method for using a sample proportion, to make an inference about the value of corresponding population proportions. Right. So our main focus, the main focus of the chapter will be to focus on the population proportions, जिसको denote करते हैं हम लोग P से। Right. But we can also work with the probabilities or percentage. Right. When working with percentage, we will perform calculation with equivalent proportion value. Here are the 3 main concepts included in this section. हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, मेन हम लोगों का फोकस होगा इस चैप्टर में पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करना बेस्ड ऑन द सैंपल प्रोपोर्शंस के वैल्यू पे। और हम लोग किसी केस में हमें प्रोबेबिलिटीज परसेंटेज भी हमें एस्टिमेट करना होगा। एंड जब हम लोग परसेंटेज के साथ करेंगे, व्हेन वी विल बी वर्किंग विद परसेंटेज, वी विल परफॉर्म कैलकुलेशंस विथ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन वैल्यूज। सो 3 मेन कॉन्सेप्ट जो होगा इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है पॉइंट एस्टिमेट्स,
confidence interval and sample size, जिसमें point estimates में the sample proportions denoted by a small p hat. इसको किससे डिनोट करते हैं? सैंपल प्रोपोर्शंस को हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल p और उसके ऊपर हैट. एंड इट इज द बेस्ट एस्टिमेट, बेस्ट पॉइंट एस्टिमेट और सिंगल वैल्यू एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस p. वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शंस का वो बेस्ट एस्टिमेट है. कॉन्फिडेंस इंटरवल, वी कैन यूज द सैंपल प्रोपोर्शंस p hat to construct a confidence interval estimate of the true value of population proportion p, and we should know how to construct and interpret such confidence interval. In case of sample size, we should know how to find the sample size necessary to estimate a population proportion p. The concepts presented in these sections are used in the following sections and chapters, so it is important to understand these sections quite well. Below are the key notations that will be referenced. So हम लोग यहाँ पे ये यूज करने वाले हैं notations को. x is equal to number of successes, n sample size, capital small n is the sample size and capital N population size के लिए. P hat is equal to x divided by n, which denotes the sample proportion, and P is equal to small x divided by capital N denotes population proportions. So ये notations जो हैं हम लोग यूज करने वाले हैं. देखो पॉइंट एस्टिमेट पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. पॉइंट एस्टिमेट, कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड सैंपल साइज. अबाउट पॉइंट एस्टिमेट, if we want to estimate a population proportion with a single value, the best estimate is the simple proportion, जिसको हम लोग p hat से डिनोट करते हैं. देखो ये बोल रहे हैं कि यदि मान लो कि हमें एक पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू से मतलब पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के बारे में एक सिंगल वैल्यू यदि हमें से रिप्रेजेंट करने पर, या पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एक सिंगल वैल्यू से यदि रिप्रेजेंट करना है, तो उस केस में बेस्ट एस्टिमेट जो है वो सैंपल प्रोपोर्शन है, जिसको हम लोग p hat से डिनोट करते हैं. और चूंकि p hat जो है एक सिंगल पॉइंट है, बेसिकली दिस इज ओनली अ सिंगल पॉइंट, एंड विच इज इक्विवेलेंट टू ए पॉइंट ऑन द लाइन, जो एक लाइन पे एक पॉइंट के इक्विवेलेंट है एक वैल्यू, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेट. पॉइंट एस्टिमेट का डेफिनेशन ये होगा जो आपको याद रखना है, वो ए पॉइंट एस्टिमेट is a single value used to estimate a population parameter. अब देखो यहाँ पे आपका MCQs क्वेश्चन बन सकता है कि a point estimate right is a single value used to estimate population parameter. अब यहाँ पे कोई चीजें चेंज हो सकती हैं, वो चेंज करके एक तो पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है, पॉइंट एस्टिमेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पहली चीज. तो एक तो ये भी बात हो गई कि पॉइंट एस्टिमेट जो है वो पॉपुलेशन पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है, ये एक सिंगल वैल्यू है, राइट. तो इसके ऊपर चाहे तो वो लोग MCQ बना सकते हैं, और आपको नेचुरली ABCD में से कोई भी पैरामीटर्स को डाल सकते हैं. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि दूसरा ऑप्शन दे सकते हैं कि पॉइंट एस्टिमेट इज ए सिंगल वैल्यू यूज्ड टू एस्टिमेट सैंपल पॉपुलेशन, सैंपल प्रोपोर्शंस या सैंपल स्टैटिस्टिक्स. इस टाइप के न्यूमेरिकल्स और इस टाइप के MCQs बन सकते हैं. सो आपको ये इसका डेफिनेशन याद रखना है सिर्फ कि ये पॉइंट एस्टिमेट इज ए सिंगल वैल्यू, इट इज ए सिंगल वैल्यू
used to estimate a population parameter. आगे चलते हैं. Right. The sample proportion p hat is the best point estimate of the population proportion. ये भी एक important point है जो आपको remember करना है. Always remember. Sample proportion p hat is the best point estimate of the population. Now, unbiased estimator क्या होता है? इसको समझने की कोशिश करते हैं. We use p hat as a point estimate of p because it is unbiased and it is the most consistent of the estimator that could be used. An unbiased estimator is a statistic that targets the value of the corresponding population parameter in the sense that the sampling distribution of the statistics has a mean that is equal to the corresponding population parameter. Right. The statistics p hat targets the population proportion p. The sample proportion p hat is the most consistent estimator of p in the sense that the standard deviation of sample proportions tends to be smaller than the standard deviation of other unbiased estimator of p. Now, अब देखो यहाँ पे जो चीजें आपको याद रखने की चीज है वो ये है. पहला जो है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर हम किसको बोलेंगे. तो अनबायस्ड एस्टिमेटर जो है हम उसको बोलते हैं अनबायस्ड एस्टिमेटर जहां पे वो बोल रहा है अनबायस्ड एस्टिमेटर इज ए स्टैटिस्टिक्स that targets the value of corresponding population parameter, right, in the sense that the sampling distribution of the statistics has a mean that is equal to the corresponding population parameter. मतलब इसका यदि मान लो कि हम लोग यहाँ पे क्या है कि सैम्पलिंग, सपोज हमने एक पर्टिकुलर सैंपल लिया, राइट, वो सैंपल उसका सपोज एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है और हम उसका प्रोपोर्शन ही एस्टिमेट करना चाहते हैं. तो हमने एक पर्टिकुलर सैंपल लिया, राइट, उस सैंपल का एक पर्टिकुलर मीन होगा, राइट, राइट, और कोई राइट, देखो अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या करता है, इट टारगेट्स द वैल्यू ऑफ corresponding population parameter. मतलब एक पॉपुलेशन पैरामीटर का कोई भी वैल्यू, जैसे मान लो कि पॉपुलेशन का मीन उसको निकालना है, तो मीन वैल्यू निकालने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि जो सैंपल जो इकट्ठा करेगा, राइट, उसका मीन जो होगा इफ इट इज इक्वल टू द मीन ऑफ द पॉपुलेशन, तो उस केस में वो एस्टिमेटर जो होगा वो अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा. इसका मतलब ये है, ये समझना है. दूसरी चीज, स्टैटिस्टिक्स जो पी हैट जो है, राइट, इट टारगेट्स द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ जो पी है उसको, उस टारगेट्स द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन पी का वो टारगेट करता है. दूसरी चीज, द सैंपल प्रोपोर्शन जो है, जो जिसको हम लोग पी हैट से डिनोट करते हैं, इसके बारे में बोल रहा है इट इज ए मोस्ट कंसिस्टेंट इमीटर ऑफ पी. मोस्ट कंसिस्टेंट इमीटर ऑफ पी का मतलब क्या होता है, मोस्ट कंसिस्टेंट इमीटर ऑफ पी का मीनिंग ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन जो होगा
वो स्मॉलर होगा कंपेयर टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पी के। राइट, करेक्ट। तो यदि सैंपल प्रोपोर्शन पी हैट जो है वो इस सेंस में मोस्ट कंसिस्टेंट इमीटर ऑफ पी है, किस सेंस में कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है सैंपल प्रोपोर्शन का, जो सैंपल लिया हमने उसका हमने प्रोपोर्शन, उस सैंपल प्रोपोर्शंस का स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा वो स्मॉलर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द अदर अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पी के। यानी इन केस ऑफ दिस standard deviation is standard deviation of जो है सैंपल प्रोपोर्शंस ऑफ सैंपल sample proportions is smaller than the standard deviation of other unbiased estimator, unbiased estimator unbiased estimator of P। राइट, ये यदि हमें ये रिलेशनशिप जो है, ये रिलेशनशिप ये सेटिस्फाइड हो रहा है, राइट, कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन is less than the standard deviation of other unbiased estimator of P, तो उस केस में हम बोलेंगे इसको कि it is a most consistent estimator of P, right? We will say the most consistent estimator of P। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो, और चूंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है सैंपल प्रोपोर्शंस के केस में विच इज डिनोटेड बाय P हैट, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं द मोस्ट कंसिस्टेंट एस्टिमेटर ऑफ P। एक एग्जांपल देखते हैं, राइट। सो एग्जांपल 1, ऑनलाइन कोर्सेज। द चैप्टर प्रॉब्लम इंक्लूडेड reference to Sally Mee survey of 950 undergraduate college students, and 53% of them said that they take online courses. Based on that result, find the best point estimate of proportion of all undergraduate college students who take ऑनलाइन कोर्सेज। देखो इसमें हमें पूछा है आपको कि एक ऑनलाइन सर्वे किया जिसमें 950 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे,
उसमें से 53% ने बोला कि दे टेक ऑनलाइन कोर्सेज। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द बेस्ट पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट कॉलेज स्टूडेंट्स हु टेक ऑनलाइन कोर्सेज, राइट। सो इसका सॉल्यूशन क्या है? बिकॉज द सैंपल प्रोपोर्शन इज द बेस्ट पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, इसलिए वी कंक्लूड दैट द बेस्ट पॉइंट एस्टिमेट ऑफ P is equal to 0.53. If using the sample result to estimate the percentage of all undergraduate college students who take online courses, the best point estimate is 53%. ठीक है, देखो यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में यही दिया था ना कि 950 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे और 53% जो थे उसमें से 53% जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है कि बेस्ट पॉइंट एस्टिमेट ऑफ प्रोपोर्शन उसको चाहिए कि जो लोग ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं। तो हमारे पास अभी तक हमने क्या सीखा है? हमने सीखा कि द सैंपल प्रोपोर्शन जो है वो क्या होता है? इट इज ए बेस्ट पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, राइट। जिसको सैंपल प्रोपोर्शन को पी हेड से डिनोट करते हैं और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को पी से डिनोट, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, और ये सैंपल प्रोपोर्शंस को स्मॉल पी हेड से डिनोट करते हैं। तो सैंपल प्रोपोर्शन जो होगा वो इट इज ए बेस्ट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है। तो इस केस में हमें पूछा है कि पॉइंट एस्टिमेट जो है वो पॉइंट एस्टिमेट ऑफ द प्रोपोर्शन पूछा है, बेस्ट पॉइंट, बेसिकली पॉइंट एस्टिमेट नहीं, बेस्ट पॉइंट एस्टिमेट ऑफ प्रोपोर्शन पूछा है। तो बेस्ट पॉइंट एस्टिमेट ऑफ प्रोपोर्शन जो होता है वो सैंपल प्रोपोर्शन ही होता है, और सैंपल प्रोपोर्शन हमें दिया हुआ है कि 950 का सैंपल था और उसमें से 53% जो थे वो लोग जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज लेते हैं। तो ये 53% जो बना वो सैंपल प्रोपोर्शन बन गया। तो इस केस में पॉइंट बेस्ट पॉइंट एस्टिमेट का वैल्यू जो होगा ऑफ P वो होगा 0.53, और यदि इसी को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो ये बेस्ट पॉइंट एस्टिमेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 53%। ठीक है, चलते हैं आगे फिर। राइट, हम लोग ये वाला स्लाइड जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको स्किप कर जाता हूं, आगे चलता हूं। राइट, confidence interval. Why do we need confidence interval? Right. In example 1, we saw that 0.53 is our best point estimate of the population proportion, a small p, but we have no indication of how good the best estimate is. By giving a range of values associated with a probability, a confidence interval gives us a much better sense of how good an estimate is. देखो, जब हमें पॉइंट एस्टिमेट के केस में हमें एक सिंगल वैल्यू मिल रहा है 0.53, जो हमारा बेस्ट एस्टिमेट है, बेस्ट पॉइंट एस्टिमेट है पॉपुलेशन पैरामीटर स्मॉल p का। नाउ लेकिन हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू से 0.53 जो बेस्ट पॉइंट एस्टिमेट है उससे राइट, तो यहाँ पे हमें जो बेस्ट पॉइंट एस्टिमेट से हमें ये आइडिया नहीं चल रहा है कि ये जो बेस्ट एस्टिमेट जो है वो इट इज, उसकी एक्यूरेसी नहीं पता चल रही है मुझे, वेदर हाउ गुड दैट बेस्ट एस्टिमेट इज। तो बोल रहे हैं बाय गिविंग ए रेंज ऑफ वैल्यू एसोसिएटेड विथ ए प्रोबेबिलिटी, ए कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो इट विल गिव ए मच बेटर सेंस ऑफ हाउ गुड एन एस्टिमेट इज। राइट, अब देखते हैं इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे हमें यहाँ पे बेटर सेंस बताता है, आगे चलते हैं। राइट, डेफिनेशंस देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है कॉन्फिडेंस इंटरवल का।
तो एक कॉन्फिडेंस इंटरवल, और इसको इंटरवल एस्टिमेट भी बोलते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल को इंटरवल एस्टिमेट भी बोलते हैं। ये क्या है? इट इज ए रेंज। ए कॉन्फिडेंस इंटरवल इज ए रेंज, और इसको बोलते हैं इंटरवल ऑफ वैल्यूज। रेंज और इंटरवल ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। इसका यूज किसके लिए किया जाता है? टू एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। और कॉन्फिडेंस इंटरवल इज समटाइम्स एब्रिविएटेड एज CI, राइट? कैपिटल C, कैपिटल I, CI, कैपिटल C फॉर कॉन्फिडेंस, कैपिटल I इज फॉर इंटरवल। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल को हम लोग कैपिटल CI से एब्रिविएट करते हैं। Here is an example of confidence interval illustrated in example 2. क्या है? The 0.95 or 95% confidence interval of a population proportion is a small p greater than 0.499 and less than 0.562. The two key elements of a confidence interval are, पहला क्या है कि the confidence level and associated critical value। पहला पॉइंट है। जो दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल से रिलेटेड, वो क्या है? एक कॉन्फिडेंस इंटरवल और एंड इट्स एसोसिएटेड क्रिटिकल वैल्यू। कॉन्फिडेंस इंटरवल और उसके साथ जो क्रिटिकल वैल्यू एसोसिएटेड है वो है, और दूसरा होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मार्जिन ऑफ एरर। These key elements are described as follows. Right. Before moving to the next slides, let's see what the push polling says. The push polling is a practice of political campaigning under the guise of a poll. Its name is derived from the objective of pushing voters away from opposition candidate by asking loaded questions designed to discredit them. This survey question was used in one campaign. Please tell me if you would be more likely or less likely to vote for Roy Romer if you knew that the governor Romer appoints a parole board which has granted easily release to an average of 4 victim felons per day every day since Romer took office. The National Council on Public Polls says that push polls are unethical. Reputable pollsters do not approve a push polling. See, push polling में हम लोग क्या करते हैं? ये इस केस में स्पेसिफिकली इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि objective of pushing voters away from the opposition candidate by asking loaded questions designed to discredit a particular person. उस केस के लिए इसका यूज किया जाता है। बेसिकली एडवर्स क्वेश्चन पूछते हैं और उसमें बोलते हैं कि भाई आप बटन पुश कीजिए, और फिर उसके उस सर्वे से वो इंफॉर्मेशंस लेते हैं, स्पेशली नेगेटिव क्वेश्चन पूछ करके, नेगेटिव आइडिया बता करके, देन दे वांट आस्क कि वेदर यू विल फेवर दैट कैंडिडेट और नॉट। सो जो दिस नन द नेशनल काउंसिल ऑन पब्लिक पोल्स, इट सेज दैट द पुश पोल्स आर अनएथिकल. reputable pollsters do not approve push polling. चलो जाने दो, उनको बोलने दो. राइट देखो
अभी तक हम एक काम करते हैं कि अभी तक का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है उसको समराइज कर लेते हैं, सो दैट दे विल आल्सो गेट बेनिफिटेड लिटिल बिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमें पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करना है। मतलब इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव ही था कि पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करना और सैंपल साइज कैलकुलेट करना उसके लिए, राइट, कि कितना सैंपल साइज चाहिए। तो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करने के लिए, राइट, एक टर्म आता है पॉइंट एस्टिमेट, राइट। पॉइंट एस्टिमेट में हम लोग क्या करते हैं कि पॉइंट एस्टिमेट में क्या करते हैं कि उसी जिस पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन जो है हमें एस्टिमेट करना होता है, उसका जो है एक सैंपल लेते हैं और उस सैंपल में, वो सैंपल जो होना चाहिए वो रैंडम सैंपल होना चाहिए। रैंडम सैंपल का मतलब कि वो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो उस पॉपुलेशन में फिर हम परसेंटेज ढूंढते हैं, प्रोपोर्शन ढूंढते हैं। जैसे मान लो कि हमें फीमेल का प्रोपोर्शन निकालना हो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, पहले एक सैंपल लेंगे जिस पॉपुलेशन के बारे में हमें पता करना था कि फीमेल का प्रोपोर्शन क्या है, तो उसमें से एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया। अब जो भी हमने सैंपल इकट्ठा किया उसमें फीमेल का प्रोपोर्शन क्या था वो हम कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट। जैसे मान लो कि आपने 1000 लोगों का सैंपल लिया और उसमें 500 फीमेल्स मिले, तो उसका प्रोपोर्शन जो हो जाएगा वो 0.50 हो जाएगा, करेक्ट, करेक्ट। तो वो जो एस्टिमेट जो होता है, जो सैंपल का प्रोपोर्शंस, राइट, उसको हम लोग डिनोट करते हैं पी हैट से। एक ये दिया, पी हैट से डिनोट करेंगे हम लोग, राइट। और पॉपुलेशन के पैरामीटर को हम लोग पी से, स्मॉल पी से डिनोट करते हैं, और सैंपल के पॉपुलेशन को पी हैट से डिनोट करते हैं। चूंकि हमने एक सैंपल लिया है, एक सैंपल नहीं, सैंपल लिया और उससे सिर्फ एक ही वैल्यू एस्टिमेट किया है, एक पॉइंट एस्टिमेट किया है, राइट। इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेट। इसलिए कि एक वैल्यू, एक सिंगल वैल्यू इज जस्ट इक्विवेलेंट टू ए पॉइंट ऑन द लाइन बेसिकली, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं पॉइंट एस्टिमेट, राइट, क्लियर। इसमें पॉइंट तो वही ना हुआ सर जो हम फीमेल का कर रहे थे, फीमेल इज वन पॉइंट। नहीं, इट्स नॉट फीमेल इज वन पॉइंट। आपको जो प्रोपोर्शन मिला वो एक वैल्यू मिला, 0.5 वैल्यू मिला, हाँ, वो एक वैल्यू मिला, that is corresponding, that value is a point, right, and since it is equivalent to a point on the line, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट एस्टिमेट है। ओके, सो नाउ पॉइंट एस्टिमेट से जो है, पॉइंट एस्टिमेट जो है वो बेस्ट एस्टिमेट है पॉपुलेशन पर प्रोपोर्शन का, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। पॉइंट एस्टिमेट इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। लेकिन उसके साथ एक पर्टिकुलर वैल्यू यदि हमें पता होता है, सिर्फ पॉइंट एस्टिमेट का वैल्यू पता है, तो हम ये चीज नहीं पता कर सकते कि हाउ गुड दैट एस्टिमेट इज। उसके एक्यूरेसी के बारे में हमें कुछ पता नहीं चल पा रहा है, राइट। तो एक्यूरेसी के बारे में कैसे पता चलेगा कि हाउ गुड दैट एस्टिमेट इज? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल का। जो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो क्या बताता है, उसके साथ एक और चीज ऐड करते हैं, पॉइंट एस्टिमेट के साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल भी लेकर के आते हैं, ताकि लोगों को समझ में आए कि हाउ गुड इट इज दैट, राइट। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो क्या है, वो एक रेंज ऑफ वैल्यू, एक रेंज है जिसमें मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा, या वो चूंकि मिनिमम और मैक्सिमम है तो एक इंटरवल भी बन जाएगा, तो इसलिए उसको कॉन्फिडेंस इंटरवल भी बोलते हैं या इंटरवल एस्टिमेट भी बोलते हैं। एस्टिमेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल या एस्टिमेशन ऑफ इंटरवल एस्टिमेट, दोनों ही वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और वो वैल्यू जो होता है वो क्या बताता है हमें, वहां से हमें पता चलेगा, we will have the sense कि how good that estimate, that proportion estimate is। तो यहां पे हम लोगों ने ये देखा है, अभी तक जो डिस्कस किया था मैंने, कि कॉन्फिडेंस इंटरवल या इंटरवल एस्टिमेट, इट इज ए रेंज और एन इंटरवल ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू एस्टिमेट द ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। अब पॉपुलेशन पैरामीटर के ट्रू वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका, कॉन्फिडेंस इंटरवल का।
कॉन्फिडेंशियल इंटरवल या इंटरवल एस्टिमेट इज यूज्ड टू estimate the true value of population parameter. अब population parameter में population proportion हो सकता है, population mean हो सकता है, population standard deviation हो सकता है, वो कोई भी parameter population का हो सकता है, right? proportion का होगा तो वो estimate जो होगा वो population proportion का confidence interval होगा या interval estimate होगा, right? उसको represent कैसे करते हैं? एग्जाम्पल अभी आगे एग्जाम्पल आएगा, लेकिन लिखने का तरीका क्या है? जैसे 95 0.95 या 95% राइट, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट ऑफ ए पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज, अब वो रेंज देना होता है, राइट? ये पॉपुलेशन आ गया, इट इज ग्रेटर देन 0.499 लेस देन एंड लेस देन 0.562, मतलब ये इंटरवल बन गया आपका। मिनिमम वैल्यू 0.499 से 0.56 इतने के बीच में होगा। अब आपको पता चल गया ना कि यदि जितना नैरो होगा उतना मतलब एस्टिमेट एक्यूरेट है, एकदम एक्जैक्टली हम पिन पॉइंट को पॉइंट कर पा रहे हैं। बट दिस गैप जस्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल यदि ये बड़ा होगा तो हम एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रहे, इसका मतलब अनसर्टेनिटी ज्यादा है। सो हायर द कॉन्फिडेंस इंटरवल का रेंज यदि ज्यादा होगा तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी ज्यादा है मेजरमेंट में, और जितना छोटा होगा उतना ही एक्यूरेट एस्टिमेट होगा, करेक्ट? और हमेशा दो एलिमेंट जो है वो कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ जुड़ा होता है। वन इज द कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड इट्स एसोसिएटेड क्रिटिकल वैल्यूज। कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ कितना क्रिटिकल वैल्यू एसोसिएटेड है वो चीज, एंड सेकंड द मार्जिन ऑफ एरर, मतलब कहाँ कितना एरर है उसमें। तो ये दो पॉइंट जो होगा वो हमेशा कॉन्फिडेंस इंटरवल के साथ ये होगा, ठीक है? चलो, दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था पुश पोलिंग के बारे में। पुश पोलिंग एक टेक्निक है जिसको पोल करने का, सर्वे और पोल करने का एक पर्टिकुलर टेक्निक है। तो पोलिंग करते हैं इसमें स्पेशली किसी के बारे में निगेटिव बात बताते हैं, और निगेटिव बात बता करके बोलते हैं कि आपको पता है उसके बाद भी उसको वोट करोगे क्या? Did you get it? जैसे somebody will say कि आर्यन तो ऐसा है, और फिर बोलेंगे अच्छा उसको ग्रुप का लीडर बनाओगे क्या? वोट, समथिंग लाइक दिस, राइट? तो पुश पोलिंग जो है ये टेक्निक है, ऐसे करके इसमें से पोल लेते हैं। और ये टेक्निक जो है नेशनल काउंसिल ऑन पब्लिक पोल्स, इट सेज कि ये जो है अनइथिकल है, तरीका है पोलिंग का, राइट? ठीक है? एंड रिफ्यूटेबल पोलिस्टर्स डू नॉट अप्रूव पुश पोलिंग टेक्निक। मतलब रिप्यूटेड पोलिस्टर्स जो है, मतलब जो लोग रिप्यूटेड जो पोल करते हैं, जो एजेंसी जो अच्छी एजेंसीज है उसको इसको सपोर्ट नहीं करती है बेसिकली। बट आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप के सर्विस टेक्निक्स हैं, कितने टाइप्स के पोलिंग टेक्निक्स हैं, ये सारी चीजें, क्योंकि वंस यू विल बी अवेयर ऑफ दैट यू विल यूज इन योर रिसर्च स्टडीज, करेक्ट? राइट? ठीक है, आगे चलें। गुड। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल में, एक कॉन्फिडेंस इंटरवल का दूसरा डेफिनेशन देखो क्या आ रहा है। कॉन्फिडेंस इंटरवल इज कॉन्फिडेंस इंटरवल, पहले तो एक बार रीड कर लेते हैं। द कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द प्रोबेबिलिटी, राइट? प्रोबेबिलिटी क्या? 1 माइनस अल्फा। अल्फा मीन्स, अल्फा जो है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, मतलब कितना रिस्क आप एक्सेप्ट कर सकते हो किसी भी चीज, जो कोई भी चीज आप जो बता रहे हो उसमें कितना एरर हो, रिस्क कितना है, आप समझ रहे? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है वो हमेशा रिस्क को एस्टिमेट करता है कि हमने आंसर तो दिया लेकिन 5% का एरर है, 2% का एरर है, समझ गए? तो जब आप अल्फा का वैल्यू 0.05 होगा, राइट, तो उस केस में 1 माइनस अल्फा का वैल्यू जो आ जाएगा वो 0.95 आ जाएगा। सो आपका 5% एरर है, 95% आप कॉन्फिडेंस हो। You got it? So confidence level is the probability which is equal to 1 minus alpha,
It's that the confidence interval actually does contain the population parameter. मतलब 95% प्रोबेबिलिटी के साथ हम बात बोल रहे हैं कि जो पॉपुलेशन का जो हम प्रोपोर्शन कैलकुलेट करेंगे या पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन जो होगा इसी दो रेंज के बीच में लाई करेगा, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो रेंज है। समझ गए? करेक्ट? इसका मतलब यही है, एक्चुअली डज कंटेन द confidence interval actually does contain the population parameter, assuming that estimation process is repeated a large number of times. What does it mean? इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लो कि आप एक पॉपुलेशन है और उसी में यही फीमेल का मान लो प्रोपोर्शन कैलकुलेट करना था, राइट? उसमें से मैं ज्योति को बोलूं कि भाई तुम जाओ कुछ सैंपल लेकर के आओ, 1000 सैंपल तुम लेकर के आओ, राइट? सो शी विल पिकअप रैंडमली, कुछ मेल कुछ फीमेल, तो वो टोटल में से एक प्रोपोर्शन ये बताएगी। हमने बोला आर्यन तुम जाओ, तुम अपना एक अलग सैंपल लेके आओ, उसी प्रोपोर्शन उसी पॉपुलेशन में से लेके आना है, लेकिन 1000 लेकर के आना है, टोटल नंबर ऑफ 1000 होगा। इफ यू डोंट नो अबाउट ज्योति कि ज्योति ने क्या किया, किन लोगों का डेटा लिया, तो आप एक अपना अलग डेटा लेके आए होंगे, कुछ ना कुछ लेकर के आओगे, एक दो लोग ही अलग हो जाएंगे, कुछ ना कुछ चीज अलग हो जाएगा, तो आप भी एक रिपोर्ट करोगे कि आउट ऑफ 1000 इतने फीमेल मुझे मिले, तो एक प्रोपोर्शन आपका आएगा। उसी तरह से देन आई से हिम कि तुम जाओ, तुम भी एक पॉपुलेशन लेकर के आओ, 1000 लोगों का लो और वहां से करके दो, तो ऑल 3 पीपल विल हैव द डिफरेंट प्रोपोर्शंस वैल्यू। यू गॉट इट? राइट? तो वही बात बोल रहे हैं कि इफ इट इज रिपीटेड लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब उसमें उसी पॉपुलेशन में से नंबर ऑफ सैंपल्स जो है बहुत ज्यादा लिए, तो हर बार जो प्रोपोर्शन का वैल्यू आएगा वो कहां लाई करेगा, वो उसी इंटरवल में लाई करने की 95% चांसेस हैं, 95% प्रोबेबिलिटी है। दैट्स व्हाट इट मींस बाय कॉन्फिडेंस इंटरवल वैल्यूज। इज इट क्लियर? समझ में आ गया बात? हाँ, ये मतलब है कि if it is repeated large number of time, the confidence level is also called the degree of confidence or the confidence coefficient. confidence level को और क्या क्या चीज बोलते हैं? वो बोलते हैं हम लोग confidence coefficient भी बोलते हैं या degree of confidence भी बोलते हैं इसको, correct? and confidence interval is 1 minus alpha. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको पता है तो आप आराम से निकाल सकते हो कॉन्फिडेंस लेवल, कितना परसेंट कॉन्फिडेंस है। और यही बोला कि इट विल इंटरवल एक्चुअली डज कंटेन द पॉपुलेशन पैरामीटर। एजम्पशंस क्या है? अश्यूमिंग दैट द एस्टिमेशन प्रोसेस इज रिपीटेड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स। क्लियर? द फॉलोइंग टेबल शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्फिडेंस इंटरवल and the corresponding value of alpha। ठीक है कि कॉन्फिडेंस इंटरवल और अल्फा के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो ये टेबल बताता है, राइट? इस टेबल में देखो क्या है, मोस्ट कॉमन कॉन्फिडेंस लेवल क्या है? 90% है। तो 90% यदि कॉन्फिडेंस इंटरवल हो या 0.9 हो तो उस केस में अल्फा क्या है? 0.1, मतलब 10% होगा, क्योंकि अल्फा 10% रखते 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा। सिमिलरली 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो उस केस में अल्फा का वैल्यू 0.05 है, और थर्ड केस में 99% यदि कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो अल्फा का वैल्यू कितना है? 0.01 है। क्लियर? राइट। नाउ क्रिटिकल वैल्यूज।